हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोग क्या कर रहे हैं, आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। राइट, हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया है, मोशन स्टडी कर लिया है, सर्कुलर मोशन स्टडी कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज द कोज ऑफ दैट मोशन। मोशन हो रहा है वो बात समझ में आ रही है, बट वो जो मोशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वाई अ बॉडी इज़ मूविंग एट ऑल, क्यों एक बॉडी मूव करती है, किस तरीके से हम एक बॉडी को मूव करवा सकते हैं, ये सब बातें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बिकॉज न्यूटन लॉस ऑफ मोशन जो होते हैं एक तरीके से वो हमें क्या बताते हैं, कॉज बताते हैं। क्यों एक बॉडी मोशन कर रही है, तो वो किस रीज़न से ऐसा ही मोशन कर रही है। राइट, एक पर्टिकुलर मोशन, या फिर कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो क्यों है, वो मूव क्यों नहीं कर रही है, या फिर कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मूव ही क्यों करते रहती है, इसको रोकने के लिए हमको एक्स्ट्रा फोर्स क्यों लगाना पड़ता है। ये सब बातें हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हम लोग जो स्टडी करते हैं, ये सब जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके ओलंपियाड्स के लिए भी। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एनटीएससी फाइट करना चाहते हैं, एनएससीजीएस फाइट करना चाहते हैं, ठीक है, एनएसओ फाइट आउट करना चाहते हैं, उसके साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन को भी फाइट आउट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन वॉच दिस लेक्चर एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम हियर, यू कैन डेफिनेटली जॉइन अस एंड देन यू कैन एक्सेस ऑल द थिंग्स यू नीडेड। Right, and that is the most important thing because we are providing you the quality lectures so that you can crack any exam you want to fight for. So if you want any DPP or study material, you can access them through the Telegram channel. All you need to do is to write the code TTB009, ठीक है, और ये आपकी क्लास का कोड है, तो you can definitely join it. You can access all the DPPs and study material available over there, ठीक है। अब देखो, this is the team, this is the awesome team which is going to help you a lot because हम लोग कोटा से आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं एंड दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस, राइट, एंड द टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, राइट, एंड डेफिनेटली वी आर एमिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस बिकॉज आपको हमें क्रैक करवाना है। दैट्स व्हाई वी आर टीचिंग यू अ लॉट। हम आपको पूरा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर डूइंग वेरी मच हार्ड वर्क फॉर दैट एंड वी होप दैट इन वीडियो लेक्चर्स को देखकर यू स्टडी फ्रॉम दैम एंड यू क्रैक ऑल द एग्जामिनेशन यू वांट टू गो फॉर, राइट, एंड दैट्स व्हाट वी एम फॉर, राइट। अब देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए वो तो आपको बताना ही होगा, राइट, एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी वांट टू कन्वे इज दैट you have to go on this website www.talkingtextbooks.in, right। अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको पैकेजेस मिलेंगे, राइट। वो पैकेजेस क्या है और क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। देयर वुड बी टू टाइप ऑफ पैकेजेस। नंबर वन इज़ द फुल पैकेज। तो जो फुल पैकेज होता है वो क्या करता है, आपको एक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। गाइडेंस कैसे प्रोवाइड करेगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब कभी भी आप पढ़ने बैठेंगे, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का सोचेंगे कि भाई मुझे ये क्रैक करना है, मुझे एनटीएससी क्रैक करना है, मुझे एनएससीजीएस क्रैक करना है, तो ये 9th स्टैंडर्ड है, राइट। 9th स्टैंडर्ड बेस होता है क्योंकि एनटीएससी का एग्जाम होता है 10th स्टैंडर्ड में। आपको 9 से ही प्रैक्टिस करना है, क्यों, क्योंकि उस एनटीएससी में 9th के भी टॉपिक्स आते हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, आप लोग जब फाइट करने की कोशिश करेंगे, आप जब स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा आपको नॉलेज प्रिपेयर करना होगा खुद के लिए कि भाई तुम 9th का भी नहीं भूलो और 10th का भी तुम याद रखो, ताकि इन दोनों का कंबाइन करके तुम एनटीएससी के लिए फाइट कर सको, एनएससीजीएस के लिए फाइट कर सको, राइट। उसमें सारा कुछ आता है, मतलब 9th 10th इज द कंबाइन थिंग। तो आपको स्टार्टिंग अभी से करनी है। ऐसा नहीं है 10th में जाओगे तब 10th का भी पढ़ोगे, 9th का भी रिवाइज करोगे तब जाके एनटीएससी का बरप करोगे, ऐसा नहीं होता है, राइट। आपको अभी से तैयारी करनी होगी और इसी के लिए बिकॉज आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो नॉलेज है उसको दिमाग में बैठाना है। ऐसा नहीं है कि तुम एग्जाम के जस्ट पहले पढ़ के और चले जाओगे, एग्जाम में लिख के आ जाओगे, स्कूल एग्जामिनेशन तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उन एग्जामिनेशन के क्लियर होने के बाद तुम्हारे दिमाग से वो नॉलेज निकल जाएगी क्योंकि तुमने सिर्फ उसको एक बार थोड़ी देर के लिए पढ़ा एंड दैट्स व्हाट, उसके बाद वो चला गया, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसा ना हो, बिकॉज अगर आपके दिमाग में नॉलेज बैठ जाएगी तो देखो कितना हेल्पफुल होगा। अगर तुम अभी अपने दिमाग में नॉलेज बैठा लेते हो, ठीक है, 9th के टॉपिक्स की, तो क्या होगा, एक तो आपको 10th में जब आप एनटीएससी फाइट करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, एनएससीजीएस फाइट करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। यही 9th के टॉपिक्स 11th में जाके आपको वापस पढ़ने होंगे एट द हायर लेवल, एडवांस लेवल, तो उसमें भी आपको चाहिए होगा, राइट। यू नीड द बेसिक थिंग ताकि आप एडवांस लेवल पढ़ सको, इसके लिए 11th में आपको चाहिए होगा। उसके बाद जब आप 12th के बाद आईआईटी जेईई या फिर नीट एग्जाम देने वाले होंगे तभी भी आपको ये टॉपिक जरूरत पड़ेगा। तो स्टार्टिंग अभी से करो ना, बार बार पढ़ने से तो कोई फायदा नहीं है, राइट। आपको क्या करना है, आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ही अच्छे से ग्रास्प कर लेना है एंड दैट इज द मेन थिंग, राइट।
अगर अभी आप लोगों ने उसको अच्छे से ग्रास्प कर लिया, एक बार अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लिया, तो वो आपके फ्यूचर के लिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब देखो नीडेड यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि आपको उसके लिए, क्योंकि दिमाग में बिठाना है, ठीक है, एक बार का काम नहीं है, वी हैव टू मेक इट फॉर द होल लाइफ। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रोसेस चाहिए, पूरा प्रोसेस चाहिए जिसमें आपका टेस्टिंग हो, ठीक है, जिसमें आपका रिवीजन प्लान हो, ठीक है, जिसके अंदर आपका एक तरीके से फोकस्ड स्टडी मटेरियल हो। तो ये जो पूरा प्लान है वो प्रोवाइड करता है ये फुल पैकेज। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ, बिकॉज यू आर गोइंग टू फाइट फॉर द बोर्ड्स टू, राइट, तो स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ आपको जो ओलंपियाड्स हैं उनका भी नॉलेज मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, एक ही टॉपिक को पढ़ के दोनों के लिए उसको रेडी कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको स्टडी मटेरियल की चाहिए ज़रूरत, एंड दैट्स व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड। हम लोगों ने इस तरीके से स्टडी मटेरियल को ऑर्गेनाइज किया है कि आप लोग स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड लेवल के लिए भी फाइट कर सको, और जितने भी क्वेश्चंस आपको ज़रूरी हैं कि भाई इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन होता है, इस तरीके का नॉलेज अप्लाई होता है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सेकेंड थिंग इसमें है रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, वो तो डेफिनेटली आपको मिल ही रही हैं थ्रू द यूट्यूब यार। अब देखो होमवर्क सबमिशन फीचर, आप लोग होमवर्क करेंगे, रेगुलर होमवर्क करेंगे और हमें सबमिट करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि होमवर्क करोगे तो इसका मतलब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जब आप उन्हें सबमिट करोगे तो आपको पता चलेगा आपका मिस्टेक क्या था, आपने क्या किया, उसको पूरा फुली सॉल्व करके आप हमें सबमिट करते हैं। तो ये आप ही का फ़ायदा है कि आप उसको कितना शिद्दत से पढ़ना चाहते हैं, राइट। देखो फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा बाई वीकली क्विजेज। बाई वीकली क्विजेज में क्या होगा, आप लेक्चर देखेंगे, क्विज अटेम्प्ट करेंगे, लेक्चर देखेंगे, क्विज अटेम्प्ट करेंगे। तो इस चक्कर में आपके साथ क्या हो रहा है, यू आर रीडिंग इट अगैन एंड अगैन। जैसे ही आपने टेस्ट दिया बाई वीकली क्विजेज में, जैसे ही आपने टेस्ट दिया वैसे ही क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, आप कौन से क्वेश्चन को फाइट नहीं कर पाए, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए हार्ड था, आप उसका आंसर ढूंढोगे, एंड दैट्स व्हाई यू आर अगैन गोइंग फॉर दैट मटीरियल। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, वो ये कि जो नॉलेज आप ढूंढना चाहते हो, जो नॉलेज आपके लिए कम है, आपको ऐसा लगता है कि आपका वीक टॉपिक है, आप उसको वापस से स्टडी कर सकते हो और जल्दी जल्दी अपने आप को सुधार सकते हो, अपना आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। क्योंकि स्कूल एग्जामिनेशंस में क्या होता है, स्कूल टाइम में क्या होता है, दैट यू हैव टू वेट फॉर द एग्जाम्स लाइक फॉर 2 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ के बाद एग्जाम होता है। तो उसके चक्कर में क्या होता है, आप रिवाइज नहीं करते कि एग्जाम के पहले पढ़ लेंगे तब हम जाके एग्जाम दे देंगे। ऐसा हमें यहाँ नहीं करना है, ठीक है, हमें हर लेक्चर के बाद रिविजन करना है, हर लेक्चर के बाद टेस्ट देना है, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इन दिस पैकेज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपके लिए पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स क्या होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स का मतलब कि आप फाइनल एग्जाम जिसको आप फाइट करना चाहते हो, लेट्स से एनटीएससी फाइट करना चाहते हो, एनएससी, जेएस, एनएसओ, इन सबको देना चाहते हो, तो उनका पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने आपको सॉल्व करने होते हैं। बिकॉज डेफिनेट सी बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है अगर, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी ग्रेटर एंड टाइम जो है आपको कम मिलेगा। तो आपको डील करना होगा उसमें किस तरीके से क्वेश्चन को देना है। मल्टीपल चॉइस आता है या फिर बहुत सारे चॉइसेस वाले क्वेश्चंस आते हैं, लाइक ऐसे कि तुम्हें एक आंसर सही नहीं होने की जगह 2-3 ऑप्शंस अगर सही हो, राइट, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस आते हैं। तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको ये चीज़ बताएगा आप किस तरीके के कॉम्पिटिटिव लेवल को फाइट करना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करना चाहते हो, उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, उनके क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, मीडियम लेवल के, हार्ड लेवल के या फिर इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कितना डेप्थ में जाना है टॉपिक्स के, ये चीज़ आपको पता चलेगी, राइट। एंड दैट्स व्हाई दिस फुल पैकेज इज द होल थिंग जो कि आपको पूरे ईयर, थ्रू आउट द ईयर यू हैव टू फॉलो, एंड देन यू कैन डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हर एक यू कैन से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप क्रैक कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड, राइट। सेकेंड पैकेज जो आपके लिए अवेलेबल है दैट इज दी टेस्ट सीरीज। तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसके अंदर आपको सिर्फ टेस्टिंग होगा, डेफिनेट सी बात है, और आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स और आपको बाई वीकली क्विजेस मिलेंगे। सो यू आर गोइंग टू फाइट फॉर, एक वीक में 2 बार आप टेस्ट देंगे, उसके बाद आप कुछ टाइम बाद संडेज को भी टेस्ट देंगे, दैट इज द पीरियोडिक टेस्ट पेपर, ठीक है। एंड लुक, ये जो दोनों पैकेजेस हैं डेफिनेटली आप अपने उसके अकॉर्डिंग, आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इनको चूज़ कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप चाहते हो कि आपको थ्रू आउट द ईयर प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको स्टडी करना है तो आप पूरा फुल पैकेज जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैंने काफ़ी नॉलेज जो है अटेन कर ली है, नाउ यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द टेस्ट सीरीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है कि अगर आपको लगता है कि इनका कॉस्ट जो है वो आपके लिए ज़्यादा है, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट यू कैन डेफिनेटली राइट अ कोड CY Live. If you write this code, you will be getting a 30% discount
on any of the package you buy from the talkingtextbooks.in. तो definitely you can write this code. इस कोड को आप किसी भी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी पैकेज पे, and then you can get the discount on that 30%, right? That is very good. और उसके बाद अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है that you wanna know about these packages, किस तरीके से आपको हेल्प करने वाले हैं, आपके लिए हेल्पफुल होंगे नहीं होंगे, ये चीज़ अगर आपको देखनी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली कॉल अस एंड द नंबर इज़ 919549041111. If you call us on this number, all your queries will be resolved and I really hope that you call us and get your all queries resolved. ठीक है, उसके बाद जो है आज हमारा चल रहा है टॉपिक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी फोर्सेस, राइट. आज हम फोर्सेस के बारे में बात करेंगे. सो प्रॉमिस योर सेल्फ दैट यू विल बी वॉचिंग द होल लेक्चर, यू विल बी मेकिंग प्रॉपर नोट्स एंड यू विल बी रिवाइजिंग ऑन द डेली बेसिस. स्टार्टिंग से हमें रिवाइजन करना है, ठीक है. साथ ही साथ मैंने आपको बताया था यू हैव टू सॉल्व 1 क्वेश्चन डेली, राइट. आपको क्या करना है, आपको 1 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है. एक हार्ड फिजिक्स का क्वेश्चन उठाओ, ठीक है, उसको सॉल्व करो, पूरे दिन उसमें लगे रहो, ठीक है. थोड़ा खाते खाते भी सोच सकते हो उसके बारे में, ठीक है. उसके बाद क्या होगा, जब आप नाइट में, जब आपका पूरा दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है, आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो. जब आप उस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उतना हार्ड नहीं था, आप इसको एक डिफरेंट अप्रोच के साथ कर सकते हो, तो ये हार्ड क्वेश्चन को भी ईजी बनाया जा सकता है. ऐसे आप धीरे धीरे करते चलोगे ना, तो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मिलेगा, एक स्ट्रेटेजी मिलेगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना चाहिए, राइट. एंड दैट्स व्हाई आई रिकमेंड दैट यू गो फॉर 1 क्वेश्चन डेली. आपको डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, और वो क्वेश्चन शुड बी द हार्ड वन. ऐसा ना ईजी नहीं होना चाहिए कि तुमने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट किया एंड देन ऑल जस्ट फिनिश, ठीक है. ऐसा नहीं करना है. आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक हार्ड क्वेश्चन लेना है, थिंक इट अबाउट कैसे सॉल्व होगा, क्या इक्वेशन लग सकती हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, पूरा थ्रू आउट द डे सोच सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, और उसके बाद आप नाइट में उसका सोल्यूशन देखो एंड देन यू कैन गेट दी यू कैन से अ वेरी मच गुड अप्रोच हाउ टू फाइट फॉर दी प्रॉब्लम्स. आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि भाई क्वेश्चन को देखते ही जो हमें डर लगता है कि ये तो हार्ड है, हमसे नहीं होगा, ये चीज़ आपका फिर दूर हो जाएगा, ये माइंडसेट आपका चेंज हो जाएगा. And that's why you should do that if you want to fight for the competitive examinations, right? और डेली एक क्वेश्चन से तो कुछ भी नुकसान नहीं होता ना, सिर्फ एक ही तो क्वेश्चन है डेली का, बस. चलो अभी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. हाँ, लेट्स टॉक अबाउट दी फोर्सेस, ठीक है. हम लोग फोर्सेस के बारे में बात करेंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है उसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है फोर्स में, कि भाई हमें पता होता है फोर्स क्या होता है, पुल और पुश फोर्स होता है, राइट. लेकिन ये फोर्स हम अपनी लाइफ में चारों तरफ हर जगह अप्लाई करते रहते हैं. इस फोर्सेस की वजह से जो हम अप्लाई करते हैं कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है. और वो क्या चेंजेस होते हैं वही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है. सो नंबर 1 थिंग जो कि इम्पॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए, देखो ये एक ऐसा एक्शन है जिसके हेल्प से आप क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो. सो द नंबर 1 ऑप्शन इज व्हाट, किकिंग. तो आप क्या करते हो, किक करने से आप यू कैन डेफिनेटली, जो रखी हुई चीज़ है, जो ऐसी ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे थी, वो मूव करने लग जाती है, राइट. बट इसकी तरह नहीं करना है आपको, आपको बॉल को किक करना होता है, फ्रेंड्स को नहीं करना होता है, ठीक है. तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज डू नॉट किक योर फ्रेंड्स, राइट. यू शुड नॉट. बहुत ही गलत बात होती है ये. अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि जब कभी भी आप बॉल को किक कर रहे हो तो बॉल एक जगह पे रखी हुई है, एक जगह पे रेस्ट पे थी, ठीक है. अब एक रीज़न है कि वो रेस्ट पे है, वो रीज़न हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे. आपका जो एक्शन था, जो आपने बॉल पे किया, ठीक है, वो क्या किया, किक किया. उस किक से क्या हुआ, वो बॉल मूव करती, या फिर हो सकता है वो थोड़ा सा ऊपर से उठ जाए, राइट. वो क्या जाए, उछल कर कहीं और चले जाए, वो मूव करेगी. कुछ ना कुछ चेंज उस बॉडी के स्टेट में हुआ, राइट. ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है कि किक करने से, दिस इज जस्ट एन एक्शन डन बाय यू. इस किकिंग से ऐसा क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो चीज वो मूव करने लगी, राइट. इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल देखो, हिटिंग. बॉल रखी हुई थी, देखो बॉल रखी हुई थी एंड जैसे ही बैट से उसको हिट किया वो मूव करने लग गई, राइट. तो हिटिंग भी एक ऐसा ही एक्शन है जिसकी हेल्प से कोई भी रुकी हुई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी हो, जो रेस्ट पे हो, वो क्या करे, मूव करने लग गई, ठीक है. इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखो जो कि है लिफ्टिंग अप. क्या हो रहा है, ये लिफ्ट कर रहा है, अपने फ्रेंड्स को लिफ्ट कर रहा है, राइट. लिफ्टिंग अप में भी स्टेट चेंज हो रहा है, राइट. इट इज समथिंग ऑफ अ पुशिंग, राइट. मतलब पुश अप, राइट. इट इज पुशिंग अप. तो दैट मीन्स ये भी क्या हुआ, एक पुशिंग अप हुआ. लिफ्टिंग अप भी एक ऐसा एक्शन है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो,
फोर्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो आप फोर्सेस देख रहे हो, अभी नेक्स्ट वन देखो, पुशिंग तो सिंपल है ही, धक्का मारना, इसे तो फोर्स अप्लाई होता ही है, और डेफिनेट सी बात है कि जो बॉडी है वो मूव करने लग जाती है, सही बात है, धक्का मारा वो तो गिर ही जाएगा ना। पुलिंग भी एक तरीके से फोर्स अप्लाना है, तो मतलब ये जो पुलिंग है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को अपनी तरफ लेके आ सकते हो, फिर पुलिंग से तो तुम्हारे पास ही आएगी चीज़, राइट। तो इस पुलिंग की हेल्प से यू कैन मेक द ऑब्जेक्ट्स मूव, ठीक है। ये बच्चा कहता है ट्राई कर रहा है कि वो कुछ ना कुछ ले आए, डेफिनेटली वहाँ कुछ भारी होगा, राइट, तभी वो बेचारा नहीं लेके आ पा रहा है उसको। देखो नेक्स्ट देखो, ओपनिंग अ डोर, जब हम डोर को ओपन करते हैं तब भी हम लोग कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। सो बेसिकली इन सभी एक्शंस को तुम लोग ऑब्जर्व करो, और इन सभी एक्शंस में मुझे ये बताओ कि क्या ऐसी चीज़ है जो कॉमन है इन सभी एक्शंस में। इन सभी एक्शंस में ये तो बात पक्की है कि हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हर एक एक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट इसमें सबसे बड़ी बात जो कि कॉमन है वो क्या है, वो ये बात है कि इस पूरे सभी के सभी एक्शंस में कुछ ना कुछ पुशिंग या पुलिंग, इन दोनों में से कोई एक ना एक तो हो ही रहा है। अगर आप किकिंग की बात करो तो वो भी पुशिंग होगा, बट पुशिंग विद द लेग, अपने पाँव से तुम पुश करने की कोशिश कर रहे हो। हिटिंग में भी क्या हो रहा है, तुमने क्या पुश किया, बॉल को विद द बैट, विद द हेल्प ऑफ अ बैट तुमने उसको पुश किया, तभी तो वो मूव करने लगी। लिफ्टिंग अप, यू आर पुशिंग अप, ऊपर की तरफ तुम पुश कर रहे हो, राइट। तो ये भी क्या हुआ, एक पुशिंग और पुलिंग है ना। ये पुशिंग तो होता ही है, पुलिंग तो होता ही है। ओपनिंग अ डोर में भी यू तुम क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो, जो डोर है उसको पुल कर रहे हो। तो बेसिकली अगर तुम इन सभी एक्शंस में देखो और अपनी लाइफ में जितने भी एक्शंस होते हैं उन सभी एक्शंस के बारे में सोचोगे अगर, तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें पता चलेगा दैट जो भी तुम एक्शंस कर रहे हो उन सब में तुम कुछ ना कुछ पुशिंग या पुलिंग तो कर ही रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स क्या होता है, वो होता है पुशिंग और पुलिंग। लेकिन अभी तक हम वो बच्चों वाला डेफिनेशन तो नहीं पढ़ेंगे, पुशिंग और पुलिंग इज कॉल्ड फोर्स, ये तो नहीं पढ़ेंगे। लेट मी टेल यू अनदर वन, ठीक है, एक बड़ा डेफिनेशन या फिर एक ऐसा डेफिनेशन जिसके अंदर उसके इफेक्ट्स भी इंक्लूडेड हों, ठीक है, वो डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। सो पहले तो हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। हम लोग जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आप ऑब्जेक्ट्स में देख सकते हो। सबसे पहला, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उस फोर्स की हेल्प से जो आप अप्लाई कर रहे हो सामने वाले ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे कि ये स्पंज बॉल, अगर आप स्पंज बॉल को दबाओगे उसका शेप चेंज हो जाएगा, यू आर पुशिंग इट विद योर हैंड्स एंड द शेप इज चेंजिंग, राइट। दूसरा आप देख सकते हो, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, तुम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, बाय अप्लाइंग द फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। बॉल ऐसे आ रही है, ठीक है, आप उसको ऐसे हिट करो तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। तो आपने क्या किया, फोर्स की हेल्प से, बाय अप्लाइंग द फोर्स, आपने उसका डायरेक्शन चेंज करवा दिया। क्रिकेट में यही तो होता है, बॉलिंग होता है, बॉल आती है, बैट्समैन उसको हिट करता है एंड जो बॉल है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो इधर उधर चले जाती है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ विद द हेल्प ऑफ द बैट, और फिर क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉल है, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। नंबर थर्ड देखो, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स और स्लो देम डाउन। ये देखो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बॉल को स्टॉप करते हैं फ्रॉम मूविंग, कि वो आगे नहीं जाए, उसको स्टॉप करने के लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो आप अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप किया जा सकता है बाय अप्लाइंग द फोर्स। और ये सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब आप बाइसाइकिल चला रहे होते हो, जब आप बाइसाइकिल चला रहे होते हो, एक बार अगर आप चलाने लग गए तो उसको रोकने के लिए आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो मतलब आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो बाइसाइकिल है वो रुक जाए, राइट। तो यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू मेक अ बॉडी स्टॉप। नेक्स्ट देखो, फोर्स कैन सेट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। एक रुकी हुई ऑब्जेक्ट को वो क्या कर सकता है, आगे मूव कर सकता है, लाइक दिस। देखो, एक रखी हुई बॉल थी, स्टेशनरी बॉल थी, बॉल वॉज एट रेस्ट और उसको हिट किया, सो इट स्टार्ट्स मूविंग, राइट। तो ये चार ऐसे यू कैन से इफेक्ट्स हैं जो कि देखने में आते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे इफेक्ट्स फोर्स के एप्लीकेशन से ही पॉसिबल है। आप फोर्स अप्लाई करोगे तभी ऐसा सारे एक्शंस, सारे इफेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे ऑन द ऑब्जेक्ट्स, ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो अब क्या करो, पहले तो इन सभी इफेक्ट्स को नोट करो।
ठीक है। अब देखो, अब हमको इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस पता है और हमको फोर्स पता है, राइट। अब हम क्या करते हैं, फोर्स का एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ पुशिंग और पुलिंग के साथ इन सभी इफेक्ट्स को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो देखो, फोर्स इज अ पुल और पुश। फोर्स क्या है, एक पुल और पुश विच कैन चेंज, अरे भाई देखो, force is a pull or push which changes or tends to change the state of rest. state of rest को change कर सकता है, मतलब रुकी हुई ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई बॉडी है उसको स्टॉप करने के लिए भी, मतलब डेफिनेटली वी आर अप्लाइंग फोर्स, तो मतलब फोर्स उसको रोक सकता है, तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर सकता है, उसका स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज कर सकता है, और चेंजेस इट्स डायरेक्शन और शेप, और उसका क्या कर सकता है, जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रही है उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है एंड उसका शेप भी चेंज कर सकता है। सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिफाइन द फोर्स बाय दिस using the effects of the force, and definitely it is just a pulling or pushing which is going to do those type of changes you can see in the effects, right। अब देखो, हम लोग फोर्स को स्मॉल एफ और कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, आपको जनरली ऐसे ही देखने में मिलेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जितने भी एक्शंस हो रहे थे वहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की, दैट यू नीड टू अप्लाई फोर्स टू मेक दैट बॉडी चेंज देयर स्टेट, राइट। मतलब अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो ऐसा नहीं होगा कि वो अपने आप चलने लगे जब तक कि कोई भूत उस पर जाके फोर्स ना लगा दे, बट फिर भी फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, राइट। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से नहीं मूव करती, जैसे कि तुम्हारे रूम में बेड रखा हुआ है, वो खुद से कभी चलने तो नहीं लगेगा, डेफिनेट सी बात है। तुम्हारे अलमीरा रखी हुई है, बुक्स रखी हुई हैं, वो खुद से कभी मूव तो नहीं करने लगेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, दैट वो खुद से कभी मूव नहीं करेंगे। You need to apply a force, you need to apply an action, you need to do an action जिसकी वजह से force apply होगा and then they will change their state, ठीक है। उसी तरीके से कोई भी बॉडी अगर एक बार मूव करने लग गई, एक बार मूव कर रही है वो, ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रही है, you need to apply a brake to stop that, that means you need to apply a force to stop that। सो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी एक्शंस पॉसिबल हैं, रुकी हुई ऑब्जेक्ट का चलना, चलनी हुई ऑब्जेक्ट का रुकना, यू नीड टू हैव टू अप्लाई अ फोर्स, आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट एनी फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से अपना स्टेट चेंज नहीं करती, आइदर द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन, खुद से वो चेंज नहीं करते। यू नीड टू अप्लाई अ फोर्स एंड दैट्स व्हाई द फोर्स इज नेसेसरी, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है एंड वी आर गोइंग टू सी दैट, हम उसी को देखने वालेंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही चीज़ बताता भी है, रीजन बताता है दैट व्हाई इट इज हैपनिंग सो। एक रुकी हुई ऑब्जेक्ट रुकी हुई क्यों रहती है, जब तक उस पर अप्लाई नहीं करते हम कुछ फोर्स, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। देखो, अब सबसे ज़रूरी बात क्या, बैलेंस फोर्सेस आपको पता होना चाहिए। अभी तक हमने फोर्स देखा कि भाई फोर्स क्या होता है, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, रुकी हुई ऑब्जेक्ट रुकी क्यों रहती है, जब तक हम कोई फोर्स ना अप्लाई ना करें तब तक वो बात हम लोग देखेंगे। अभी हमको देखना है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्सेस किस केस में बैलेंस्ड होता है, बैलेंस्ड फोर्सेस मतलब 2-3 फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 2-3 फोर्स आ रहे हैं, लाइक कोई इधर से अप्लाई कर रहा है, कोई इधर से अप्लाई कर रहा है, कोई ऊपर से, कोई नीचे से, ऐसे करके एक बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं फोर्सेस। वो बॉडी अगर इतने सारे फोर्सेस को अप्लाई करने के बाद भी अगर वो बॉडी मूव नहीं करती, ठीक है, अगर वो बॉडी मूव नहीं करती, तब हम बोलेंगे कि वो सभी के सभी फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड फोर्सेस है, बिकॉज दे आर नॉट कॉजिंग द चेंज इन द स्टेट ऑफ द बॉडी, राइट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, 2-3 फोर्सेस उस पर अप्लाई हो रहे हैं और वो रेस्ट में अभी भी है, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दोज फोर्सेस वो अभी भी रेस्ट पे ही है, दैट मीन्स ऑल द फोर्सेस आर द बैलेंस्ड फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस जो बॉडी का स्टेट चेंज नहीं करते, बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहती है, अगर वो मोशन में है तो मोशन पे ही रहती है, अगर ऐसा है, ठीक है, अगर उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तब हम बोलते हैं कि वो सभी के सभी फोर्सेस कैसे होते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन, then they are termed as balanced forces. For example, squeezing a lemon.
अब तुम सोचोगे स्क्वीजिंग अ लेमन में कैसे बैलेंस फोर्सेस हो सकते हैं। देखो, जब कभी भी हम किसी भी लेमन को उसको हाफ कट करके अगर तुम उसको स्क्वीज करोगे, सो रिमेंबर वो जो लेमन है वो मूव नहीं करता। तुम दो फोर्सेस लगा रहे हो, राइट? उसको बीच में रख के ऊपर से भी लगा रहे हो, नीचे से भी लगा रहे हो, यू आर लाइक अप्लाइंग द फोर्स लाइक दिस, राइट? दो फोर्सेस लगा रहे हो, बट वो जो फोर्स है तुमने ऐसे पकड़ के उसको जो है इसको स्क्वीज किया, बट यू आर नॉट मूविंग दैट, वो मूव नहीं कर रहा है, उसका जूस जरूर बाहर आ गया बट वो मूव नहीं कर रहा है। एंड दैट्स वाई हम उसे क्या बोलेंगे, दिस इज द बैलेंस फोर्स, बिकॉज उसका स्टेट ऑफ रेस्ट और उसका यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं हो रहा है, राइट? इस वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, दैट द फोर्सेस जो कि हम लोगों ने अप्लाई किया उस पर, वो है बैलेंस फोर्सेस। अच्छा, और एग्जाम्पल क्या है, सूटकेस या फिर एनीथिंग जस्ट लाइक दिस पेन, मैंने इसे पकड़ के रखा है, राइट? नाउ द पेन इज नॉट मूविंग एट ऑल, इट इज एट रेस्ट। अब ऐसा तो नहीं है कि इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क नहीं कर रहा है, वर्क कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, वो हमेशा करेगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल एवरी, मतलब हर जगह वो वर्क करता है, ठीक है? इसका मतलब वो इसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा होगा, राइट? फोर्स ऑफ ग्रेविटी से नीचे खींचने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन मेरे हाथ ने उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, और अब ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही, राइट? तो इसका मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस्ड बाय माय हैंड, जो मैंने फोर्स लगाया मेरे हाथ से वो बैलेंस्ड हो गया है, राइट? इसकी वजह से क्या हो रहा है, फोर्स अब मूव नहीं, मतलब ये जो बॉडी है, ये जो पेन है, वो मूव नहीं कर रहा है, एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है? तो अगर एक ऐसा फोर्स या फिर दो तीन ऐसे फोर्सेस जो क्या करें, बॉडी का स्टेट चेंज नहीं कर पाए, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है? अच्छा एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ये जो हम लोग खेलते हैं पुलिंग द रोप, राइट? हमें अपने टीम की तरफ जो है उसको पुल करना होता है। अगर इक्वल दोनों तरफ फोर्सेस होंगे, एक टीम अगर 300 न्यूटन लगा रही है, दूसरी टीम भी 300 न्यूटन लगा रही है, तो एक भी तरफ मूव नहीं करेगा। लेट्स से दिस इज द मार्क, अगर ये मार्क है तो ये अपनी जगह पे ही रहेगा, मूव नहीं करेगा। तो दैट मीन्स अभी जो है ये स्टेट वो क्या है, बैलेंस फोर्सेस है, ठीक है? उसी तरीके से कोई बुक अगर टेबल के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, तो देखो बुक अगर रखी हुई है तो अब ये बुक मूव नहीं कर रही है, सो व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्या इस बुक के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने काम करना बंद कर दिया इसलिए वो रुकी हुई है, नहीं, इसके ऊपर हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करेगी, वर्क करेगी उस पर, ठीक है? अब देखो ये जो है बुक रुकी हुई है, क्यों? क्योंकि टेबल क्या कर रहा है, एक बैलेंस फोर्स के ऊपर अप्लाई कर रहा है, मतलब एक तरीके से वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है, और फिर भी जो है ये क्या कर रहा है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो जो दो फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, टेबल का नॉर्मल फोर्स और बुक की वजह से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इसका जो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वो दे आर बैलेंसिंग ईच अदर, तो दैट्स व्हाई द बुक इज नॉट मूविंग अप एंड डाउन, ठीक है? अप एंड डाउन मूव नहीं कर रही है, द रीजन इज दिस, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग जब कभी भी बैलेंस फोर्सेस की बात करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर दो तीन फोर्सेस उस बॉडी के स्टेट को चेंज नहीं कर रहा होता, ठीक है, देन वी गो फॉर इट द बैलेंस, हम उनको बैलेंस बोल देते हैं, ठीक है? तो अभी आप क्या करो, फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। चलो अभी हम देखते हैं अनबैलेंस फोर्सेस। और अनबैलेंस फोर्सेस कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं कि भाई दो तीन फोर्स अप्लाई किए, एक बॉडी रखी हुई थी, दो तीन फोर्स अप्लाई किए और वो बॉडी मूव करने लग गई, या अपनी जगह से थोड़ा सा हिल गई, या फिर वो कुछ ना कुछ उसका शेप चेंज हो गया, उसका कुछ डायरेक्शन चेंज हो गया, राइट? तब हम बोलते हैं, शेप चेंज में तो हम नहीं बोलते, शेप चेंज में जब हम बात कर रहे होते हैं कि बॉडी का शेप चेंज हो गया है, तब अभी हम उसको बैलेंस फोर्सेस ही बोलते हैं, जब तक उसका स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन चेंज ना हो या फिर उसका डायरेक्शन चेंज ना हो, ठीक है? तो हम शेप का तो नहीं बोलते, लेकिन कभी भी अगर ऐसा बॉडी का स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है, बॉडी रेस्ट पे थी वो मूव करने लग जाए, या फिर वो मूव कर रही थी वो रुक जाए, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, तब उन फोर्सेस को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है? जैसे अभी मैं इस पेन को मैंने पकड़ा हुआ है, जब तक बैलेंस्ड है, मैंने मतलब ग्रेविटी का फोर्स जो उस पर एक्ट कर रहा है वो बैलेंस्ड हो गया है मेरे हैंड से, बट जैसे ही मैंने इसे छोड़ दिया ये गिरने लगेगा, राइट? मूव करने लगेगा, गिरने लगेगा का मतलब क्या, मूव करने लगेगा, और क्योंकि ये मूव कर रहा है दैट मीन्स इसके ऊपर अब बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, क्योंकि मेरा हाथ का फोर्स तो हट गया, अब सिर्फ एक ही फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, दैट इज द डाउनवर्ड ग्रेविटी, एंड दैट्स व्हाई वो जो ग्रेविटी वाला फोर्स है वो क्या करेगा, एक अनबैलेंस फोर्स बन जाएगा, क्योंकि उसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, तो अनबैलेंस्ड, राइट? तो इसका मतलब ये बॉडी मूव करने लगी, ठीक है, इसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो गया, जिसकी वजह से हम बोलेंगे दैट द फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड,
देखो, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन दे आर टर्म्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अगर मोशन हो जाए, है ना, तब हम बोलते हैं दैट द फोर्सेस एक्ट ऑन दैट बॉडी आर दी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, जैसे ये देखो, एक तरफ है 400 न्यूटन, एक तरफ है 300 न्यूटन। डेफिनेट सी बात है कि ये वाली जो रोप का ये जो पॉइंट है वो उधर की तरफ मूव करने लगेगा, क्योंकि वो मूव करने लगेगा, दो फोर्सेस लग रहे हैं, वो मूव कर रहा है, इसका मतलब अब जो फोर्सेस हैं वो अनबैलेंस्ड हैं। ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्सेस बोलेंगे। उसका बढ़िया सा एग्जाम्पल देखो, ये देखो, जब तक ये बैलेंस थे दे आर एट दी सेम लेवल, बट जैसे ही एक तरफ ज्यादा आया तो क्या हुआ, मोशन हो गया, ये अनबैलेंस्ड हो गए और एक तरफ गिर गए। राइट, तो अनबैलेंस का मतलब क्या हुआ भाई, कुछ ना कुछ चेंज हो जाना, डायरेक्शन चेंज हो जाना, ठीक है, उसका स्टेट चेंज हो जाना रेस्ट का या फिर यूनिफॉर्म मोशन का। ऑलराइट, इसे नोट करो फटाफट। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, देखो, जब कभी भी दो फोर्सेस अगर बैलेंस्ड है, ठीक है, अगर वो बॉडी का स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर बॉडी रेस्ट पे है, देखो, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जब मैंने बोला दैट इट इज़ एट रेस्ट, ठीक है, इट इज़ नॉट मूविंग, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई इसके ऊपर जो ग्रेविटी लग रहा है वो बैलेंस हो गया मेरे हैंड के फोर्स से, मस्कुलर फोर्स से, राइट। अब वो बैलेंस हो गया का क्या मतलब है कि ये दोनों फोर्स अब बराबर है, तभी तो बॉडी मूव नहीं कर रही है, राइट, दैट्स वाई दे आर द बैलेंस्ड फोर्सेस। लेकिन ठीक है, तब क्या होगा, इसके ऊपर नेट फोर्स इज जीरो बिकॉज इट इज नॉट मूविंग एट ऑल, सो द नेट फोर्स इज जीरो राइट नाउ। लेकिन अगर क्या हो, जब ये बॉडी मूव करने लग जाए तब क्या होगा, यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो जाएंगे। जब अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो जाएंगे उस केस में आपको ध्यान रखना है कि तब हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट रिजल्टेंट वुड नॉट बी जीरो बिकॉज द बॉडी इज मूविंग। ठीक है, एक एक्स्ट्रा फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं एंड दैट्स वाई इट इज अनबैलेंस्ड एंड दैट्स वाई तब उसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो, if the number of forces acting on an object are replaced by a single force having the same effect on the object, then the single force is called the resultant force। देखो, resultant force एक तरीके से हम total force भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसको बोलने का क्या मतलब है, resultant force को बोलने का ही क्या मतलब है, वो ये है कि जब कभी भी दो तीन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उन दो तीन फोर्स पे जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उन सबको क्या किया, ऐड सब्ट्रैक्ट करके दोनों को एक बना दिया, उन सभी को एक बना दिया, और वो जो फोर्स होगा जो कि सेम इफेक्ट दे रहा है, सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है जितना वो सब कर रहे थे, राइट, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, अभी मैं तुमको एग्जाम्पल देखती हूँ और हम लोग कैलकुलेट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। ये देखो, सबसे नंबर वन एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या चीज हो रहा है, इस बच्चे के ऊपर एक ये लड़की जो है वो फोर्स लगा रही है F1 और ये लड़का जो फोर्स लगा रहा है वो F2, दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं। जब दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हो या फिर दो से ज्यादा फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हो तो क्या करेंगे, हम रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए यानी नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इट वुड बी हाउ मच, दोनों को ऐड कर दिए, दैट वुड बी दी टोटल फोर्स, राइट। तो जब कभी भी सेम डायरेक्शन में होते हैं फोर्सेस तो हम उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उनका टोटल कैसे निकालते हैं, उनका नेट कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखो, दूसरे कंडीशन के केस में ये देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, वो भी अलग अलग तरफ। कैसे, इस टॉय के ऊपर जो रेड शर्ट वाला बच्चा है वो अपनी तरफ खींचेगा तो वो क्या करेगा, F1 फोर्स लगाएगा। ये जो ब्लू वाला बच्चा है वो अपनी तरफ खींचेगा तो वो F2 फोर्स लगाएगा। सो व्हेन देयर आर टू फोर्सेस बट इन द अपोजिट डायरेक्शंस, उस टाइम में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, उस टाइम में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो n जो हमें नेट फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, दैट वुड बी द सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, यू विल बी गेटिंग द रिजल्टेंट फोर्सेस। ठीक है, जब हम लोग इन दोनों ही फोर्सेस को कैलकुलेट कर लेंगे तब जाके हम एक नई चीज कैलकुलेट करेंगे कि जब ऐसा नहीं हो। ठीक है, पहले इन केसेस को तुम नोट करो।
ठीक है। जब ऐसा होगा कि भाई एक तरफ है सारे फोर्सेस, एक ही डायरेक्शन में है सारे फोर्सेस, तो तुम ऐड कर दोगे। जब ऐसा होगा जब अपोजिट अपोजिट लग रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, मतलब टोटली अपोजिट है एक दूसरे के, तब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। बट व्हाट इज द केस जब कुछ ऐसा मिले तुम्हें, परपेंडिकुलर जब तुम्हें मिले, तब तुम्हें क्या करना चाहिए, ये चीज़ मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो पता भी चल जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स अलॉन्ग विद डायरेक्शन। हमको देखना है कि इस बॉक्स के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है। तो देखो, अगर हम एक तरफ बात करें तो ये बोलते हैं एक्स डायरेक्शन की, भाई एक्स डायरेक्शन की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 12 न्यूटन, ठीक है। वाई डायरेक्शन की तरफ कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। अब मुझे पता करना है कि नेट कितना है, ठीक है। नेट कैलकुलेट करने के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग वन थिंग, मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं सिंपली सबसे पहले तो क्या करूँगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम तो तुम लोग को पता ही होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। यही कहती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस, इन तीनों का ही जो है रिलेशन बताती है। तो अब देखो तुम लोग, यहाँ पर हमें हाइपोटेनस पता करना है। क्यों पता करना है, कैसे पता करना है, लेट मी टेल यू दैट। ये दोनों जो है परपेंडिकुलर है, राइट, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब अगर मुझे मैग्नीट्यूड पता करना है, मुझे अभी डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है, मुझे सिर्फ अभी क्या करना है, मैग्नीट्यूड देखना है। जब मैं मैग्नीट्यूड देखना चाहूंगी तो आई वुड बी डूइंग लाइक फॉर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मतलब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना चाहूंगी कि भाई कितना फोर्स है, इसके लिए तुम इस मेथड को लिखो, ये हम काम करेंगे। दिस इज दी बेस, दिस इज दी परपेंडिकुलर, इन दोनों में से कोई भी बेस कोई भी परपेंडिकुलर तुम मान लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। हमको क्या करना है, सिंपल हाइपोटेनस जो है कैलकुलेट करना है, दैट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगी और मैं आपको रीजन भी बताऊंगी व्हाई दैट हाइपोटेनस इज द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो चलो, ये h का स्क्वायर, यानी कि ये जो h होगा ये क्या होगा, एफ नेट होगा ना, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, एफ नेट लिखते हैं। देखो ये h जो है वो टोटल फोर्स, एफ नेट का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर इन दोनों में से कोई भी मान लो, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं, परपेंडिकुलर है f इन दी y डायरेक्शन और बेस है f इन दी x डायरेक्शन, ठीक है। तो रिमेंबर, जब कभी भी y और x तुम्हें इस तरीके से दो परपेंडिकुलर दिए हो तो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस फॉर्मूला। अब f नेट को कैलकुलेट करने के लिए व्हाट यू विल बी डूइंग, अंडरस्कोर एफ वाई का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर यानी कि 12, क्योंकि ये क्या है, ये एफ है फोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन, ये एफ वाई है फोर्स इन दी वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 5 का क्या होता है 25, 144 और 25 को ऐड करो तो तुम्हें कितना मिलेगा, 169, राइट। और 169 किसका होता है, 13 का होता है, राइट। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, एफ नेट तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा सिंपली 13 न्यूटन। अब तुम्हें क्या मिला, मैग्नीट्यूड तो तुमने पता कर लिया, भाई मैग्नीट्यूड तो तुमने पता कर लिया इस तरीके से कैलकुलेट करके। डायरेक्शन कैसे पता करें, कि इसका जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट फोर्स का, वो डायरेक्शन हमें कैसे पता करना है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, जब कभी भी ये है एफ वाई, ये है एफ एक्स, ठीक है, एफ नेट नहीं है, ये है एफ एक्स। जब कभी भी इस तरीके से देखो, ये है पॉइंट जहां पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसी पॉइंट पे एक वाई डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसी पॉइंट पे एक एक्स डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो हमको किस तरीके से फोर्सेस को हल्का फुल्का चेंज करना है, वो कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक फोर्स का जो एरो है वहां पर दूसरे फोर्स का जो यू कैन से टेल, ठीक है, टेल है, उसको अप्लाई कर देंगे। कैसे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये 12 न्यूटन यानी ये जो एफ एक्स था वो कुछ ऐसा हो गया, एफ वाई है वो कुछ ऐसा हो गया। देखो ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ सिंपली एरो यानी कि डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक फोर्स के डायरेक्शन पे, यू कैन से एरो पे, उसके हेड पे, यू कैन पुट द टेल ऑफ द अनदर एरो, ठीक है।
और उसके बाद जो ये वाला यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से जो वहां तक जाएगा दैट वुड बी दी रिजल्टेंट डायरेक्शन, सो इट वुड बी एफ नेट। तो तुम लोग देखो क्या डायरेक्शन चेंज हुई, जब मैंने एफ एक्स लिखा तो देखो क्या डायरेक्शन चेंज हुई, नहीं हुई, राइट, वो अभी भी एक्स में ही है। वाई वाले का डायरेक्शन देखो, क्या इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, नहीं, वो अभी भी वाई डायरेक्शन में ही है, ठीक है। हमें इस तरीके से उसको लेके आना है कि डायरेक्शन चेंज ना हो, हमें किसी का डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, बट हमें ध्यान बस ये रखना है कि एक जो एरो है, ठीक है, उसके ऊपर दूसरे का टेल होना चाहिए, ठीक है, हमें बस वैसे करना है। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये जो एरो है दिस इज द एफ नेट, तो मतलब उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, तुम मुझे बताओ, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे जो है हम डायरेक्शन का कैलकुलेशन कर रहे थे, है ना, इसके ऊपर जो अब नेट फोर्स है वो कैसा है, वो कुछ इस डायरेक्शन में, और ये होगा एफ नेट यानी कि 13 न्यूटन। अब देखो तो मुझे खुद से बताओ कि उसका डायरेक्शन इन दोनों के बीच में ही तो होना चाहिए, एक अगर उसको x में खींच रहा है, एक अगर उसको y में खींच रहा है, तो डेफिनेट सी बात है उसको इस डायरेक्शन में मूव करना है, उसको मूव करेगा ही वो करेगा, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट ही वही मिलता है, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें बहुत ध्यान में रखनी है। और तुम्हें पता है ये जो तुम ये कर रहे हो ना कैलकुलेशन, ये जो तरीका मैंने तुम्हें बताया है कि बिना डायरेक्शन चेंज किए जो असली वाले जो वेक्टर्स हैं, जो गिवन वेक्टर्स है, उनका बिना डायरेक्शन चेंज किए अगर तुम ये कर देते हो कि एक के हेड पे दूसरे का टेल लगा देते हो, तो तुम्हें बहुत इजीली रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाएगा। और इसी को ही हम वेक्टर्स का लॉ ऑफ एडिशन भी बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो इस मेथड की हेल्प से तुम डायरेक्शन पता कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, और अब तुम सिंपली जब तुम्हें दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस मिल जाए, दो परपेंडिकुलर फोर्सेस मिल जाएं, तो तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो फोर्स को, ठीक है। फटाफट नोट करो, फिर हम फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर को देखेंगे। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर में सबसे पहला आता है वीक फोर्स, ठीक है। ये जो वीक फोर्स होता है, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा फोर्स जो कि बहुत ही फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर लगता है लेकिन बहुत वीक होता है। ये वीक न्यूट्रिक यू कैन से वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी हम इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दो बॉडी, जो भी बॉडीज जिनके पास मास है, ठीक है, और ये बात आप ध्यान रखो कि कोई भी बॉडी ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जिसके पास मास नहीं हो, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा हर बॉडी के पास कुछ ना कुछ मास होगा ही होगा। तुम खुद से सोचो, इलेक्ट्रॉन्स ऐसा होता है जो दिखाई भी नहीं देता, फिर भी हम बोलते हैं उसके पास मास है ना, उसका मास की वैल्यू हम जानते भी हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मासलेस ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। कोई ना कोई बॉडी अगर है तो इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ मास है, और क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ मास है, इसीलिए कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स वो अप्लाई करेगा ही करेगा, ठीक है। जिस भी बॉडी के पास मास है वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। थर्ड फोर्स देखो, दैट इज दी न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं हम उसको, ठीक है। ये किनके बीच में लगता है, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर बैठे होते हैं उन पे लगता है, बिकॉज डेफिनेट सी बात है, दो तीन प्रोटॉन्स अगर वहाँ हैं, उनके बीच में रिपल्शन होगा तो बाहर भागने की कोशिश करेंगे। अब उनको बाहर भागने की कोशिश से रोकने के लिए, उनको वहीं बंद करने के लिए, न्यूक्लियस के अंदर बंद करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की जरूरत होती है, और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस। दिस इज टोटली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये, लेकिन ये शॉर्ट रेंज होता है। स्ट्रॉन्ग तो होता है बट थोड़ी सी दूरी के लिए, सिर्फ न्यूक्लियस के लिए, है ना। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, और कब कैसे कितना फोर्स लगता है चार्जेस की जब हम बातें करते हैं, देन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है एक चार्ज यहाँ मूव कर रहा है, फिर ड्यू टू दी जब हम कूलम्स लगाते हैं, हम लोगों ने शायद देखा है, ठीक है, नहीं देखा हमने भी, ठीक है, जो भी, पर दो चार्जेस अगर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो इस तरीके के ऐसे 4 फोर्सेस जो कि फंडामेंटल हैं नेचर में, बाकी सब फोर्सेस इन्हीं के अंदर आते हैं। तो ये 4 फोर्सेस ऐसे हैं जो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर कहे जाते हैं, ठीक है। अब देखो
हम लोगों ने आज ना जितना भी बातें की हैं वो फोर्सेस के बारे में बात की है, बिकॉज ये चीज़ें आपको अगले लेक्चर्स में हेल्पफुल करेंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन जान चुके हो, फोर्स को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, फोर्स जब एक डायरेक्शन में हो तब कैसे कैलकुलेट करना है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तब कैसे कैलकुलेट करना है, और जब फोर्स परपेंडिकुलर हो तब कैसे कैलकुलेट करना है, ये चीज़ तुम्हें पता चल गई। ठीक है, अब तुम्हें ध्यान में ये रखना है कि जब कभी भी तुम स्टडी करो, ठीक है, जब कभी भी तुम स्टडी करो तो क्या करोगे, इन फोर्सेस को एप्लीकेशन को ध्यान में देना है, करते रहना है कोशिश की क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, बहुत तरीके के क्वेश्चन तुम सॉल्व करते रहो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो न्यूटन्स के 3 लॉज हैं, यही लॉज तुम्हें आगे सिखाएंगे कि क्यों एक बॉडी मोशन करती है। ठीक है, और जैसा वो कर रही है वैसा वो क्यों करती है, कॉजेज ऑफ द मोशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड यू कैन डेफिनेटली click on the bell icon so that you will be remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.